Hello student, today in this video we are going to discuss about a new chapter here, that is refraction of light at plane surfaces. Okay, so you have to understand it first of all. Dear student, आप लोगों को पहले ये जानना ज़रूरी है कि लाइट का नेचर क्या होता है। तो लाइट जो है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर, लाइट के पास दो नेचर होता है, ठीक है। एक वेव नेचर होता है और दूसरा आपका पार्टिकल नेचर होता है। तो अभी हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बात नहीं करेंगे ना, हम लोग केवल बात करेंगे जस्ट वेव नेचर। ओके, तो वेव नेचर क्या होता है? वेव नेचर जितनी सारे फिनोमेना टेक्स प्लेस करते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, ओके, रिफ्लेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, जो कि ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। ये सारे प्रोसेसेस जो लाइट के हैं, जो फिनोमेना हैं, ये हम लोग वेव नेचर को मान करते हैं। जब लाइट अपने वेव नेचर के अस्तित्व में आती है तो पार्टिकल नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर इनएक्टिव हो जाता है। और जब पार्टिकल नेचर के अस्तित्व में आती है तो वेव नेचर इनएक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से लाइट व्यवहार करती है ना। यहाँ बेटे आपके सिलेबस में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि लाइट किस प्रकार से जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करती है तो किस तरीके से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग को, अपने जस्ट पाथ को वो चेंज करती है, यानी मुड़ जाती है, बेंडिंग हो जाता है ना। इस तरीके से कह सकते हैं कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक तरह से कहें तो एक सरफेस फिनोमेना होता है, क्योंकि सारी चीज़ें प्लेन शीट ऑफ पेपर पे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो वी कैन टेक अ सरफेस। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से देखा जाए कि जब भी रे ऑफ लाइट आती है रिफ्रैक्शन के लिए, तो जब एक सेपरेटिंग मीडियम होता है ना, जो कि मीडियम को सेपरेट करता है ना, तो वो बाउंड्री जो होती है, जो सफ़र सेपरेट करती है, वो देखती, जब भी इंसिडेंट रे आती है नॉर्मली किसी जो सरफेस पे टकराती है नॉर्मली, तो इंसिडेंट रे जो होती है वो टूट जाती है। एक टूटती है तो पार्शियली वो जो है कि कुछ उसका पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है मीडियम को चेंज करने से थोड़ा उसमें चेंज आ जाता है, कुछ मुड़ जाती है ना। तो यही प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन। मीन्स रिफ्रैक्शन इज़ नथिंग बट इट इज़ डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू another medium. Moreover, we can say that a part of light is whenever a part of light is incident on any normally on a separating media, a part of it is reflected and the part of it is refracted when changing from one medium to another medium. So refraction is nothing but it is a bending of light from one transparent medium to another medium. Okay, देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे जैसे हम बात कर लेते हैं एयर जो है, एयर वाटर से क्या होता है? कम डेंस होता है, यानी वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर के मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा डेंस होते हैं। तो वाटर क्या हो जाएगा? एयर से ज़्यादा डेंसर हो जाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में जब एयर को लेंगे और वाटर को लेंगे मीडियम में रिफ्रैक्शन कराने के लिए, तो एयर हो जाएगा रेयर मीडियम और वाटर हो जाएगा डेंसर मीडियम। अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं वाटर का और ग्लास का। तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर। तो वाटर में जब बात करेंगे तो वाटर विल बी रेयर मीडियम एंड दिस विल बी डेंसर मीडियम। सो इन दिस केस वी विल टेक द कंडीशंस। ओके, जस्ट सी हियर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यहाँ पे एक नॉर्मल है, ये सेपरेटिंग मीडियम है,
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इंसिडेंट रे जब यहाँ पे आती है तो थोड़ी क्या होती है, टूवर्ड्स आ जाती है ना। ये नॉर्मल के यहाँ पे टूवर्ड्स आ रही है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ रिफ्रैक्ट हो रहा है। ये जो डेल्टा है जिसे ये सीधे जाना, इसको कहाँ, इस इंसिडेंट रे यदि जाती तो सीधे जाती तो कहाँ जाती है, ऐसे जाती, मुड़ जा रही है टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के थोड़ी क्लोज हो जा रही है। तो ये जो एंगल निकल रहा है वो क्या हो जा रहा है, एंगल ऑफ डेल्टा विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, क्योंकि आई जो है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, इट विल बी, डेल्टा विल बी आई माइनस आर। ओके, अच्छा यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं हम लोग कि जब डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर, ये डेंसर मीडियम है, जैसे मान लीजिए आप लोग ग्लास है, ग्लास इज डेंसर, मोर डेंसर देन रेयर मीडियम। यहाँ पे देखेंगे कि ग्लास किस तरीके से, ग्लास में जब यहाँ पे भी जब नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे, तो किस तरीके से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट जो है बेंड हो रहा है व्हेन इट एंटर्स इन द सेकेंड मीडियम। ओके, दैट इज वी कैन सी एयर इज अ रेयर मीडियम। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा का मतलब ये जो रे है वो नॉर्मल से अवे जा रही है, थोड़ी दूर जा रही है ना, है ना। ये थोड़ी प्रक्रियाएं यहाँ पे होती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कम्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट वेन एवर a ray of light is just coming from the denser medium to rarer medium, it just goes away from the normal, means here यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो रिफ्रैक्शन से ज़्यादा है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा है। तो और यहाँ पे जो ये वाला एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर माइनस इनिशियल, तो आर माइनस आई यहाँ पे हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आर माइनस आई, क्योंकि आर ज़्यादा है इंसिडेंस से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए बेटा एक और जस्ट प्रोसेस है कि जब भी हम एक तरह से बात कर लें कि जब भी, जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, और सपोज दिस इज़ रेयर मीडियम एंड दिस इज़ डेंसर मीडियम। जब भी हम लोग नॉर्मली रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो ये एकदम सीधे गमन करती है ना, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, कोई इंसिडेंस नहीं है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा एंड देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन हेयर। ओके, मीन्स इट इज़ कमिंग इन अ स्ट्रेट वे। सो देयर आर 3 कंडीशंस। ओके, इसके केस को बेटे समझ लेते हैं कि आखिर इसका क्या कारण होता है ना। ये क्यों यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग टूवर्ड्स आ जा रही है जब रेयर से डेंसर में जा रही है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे हो जा रही है। क्या कारण होता है इसके पीछे, ज़रा इसके रीज़न को हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा ये चीज़ जानना है कि स्पीड ऑफ लाइट रियल सेंस में यदि जो हमारे इंटरनेशनल मेजर्स में जो रखा गया है पेरिस में, वो नियर अबाउट कितना हुआ है, कितना उसका मापा गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में और एयर में कितनी है, 29,97,92,458 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड ये है, ठीक है, 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। लेकिन चूँकि यहाँ पे हम लोग अपनी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे एक डेसिमल लगा करके इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि जब स्पीड ऑफ लाइट जो है ये एयर में और वैक्यूम में समान गति से चलती है, यानी इतने से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। लेकिन जो ही ये किसी मीडियम में एंटर करती है, जो ही ये एयर से वाटर में लाइट एंटर करती है, तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, डिक्रीज़ होती है, डिक्रीजेज। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, यानी घटती है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट जब डिक्रीज़ होती है, ठीक है, जब एयर से, फ्रॉम एयर टू मीडियम, सपोज एयर टू वाटर,
ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस बिकॉज इट ऑफर्स सम फोर्स, ओके, सो इट डिक्रीजेस. एंड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीन्स फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, जब फिर वह पुनः जाती है अपने रेयर मीडियम में तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ होती है. ये चीज़ें हैं थोड़ी, ये डिक्रीज़ का ये समझ लीजिए आप, इंक्रीज़ का ये समझ लीजिए साइन, ठीक है. तो एयर से मीन्स रेयर से डेंसर जाने पे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, फ्रॉम डेंसर टू रेयर जाने से स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस. ये चीज़ें हैं. यही कारण होता है कि जब डेंसर से रेयर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे वही प्रक्रियाएं होती हैं कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो इसकी स्पीड घटती है, और जब स्पीड घटती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटता है, तो ये हमेशा नॉर्मल के टूवर्ड्स आ जाती है. और जो ही यहाँ सेकेंड केस में डेंसर से रेयर में जा रही है तो यहाँ पे तो कम है स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे डेंसर में कम हो जाती है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कम है, लेकिन जो ही ये रेयर में गई इसकी स्पीड तुरंत बढ़ी, और जब तुरंत बढ़ेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये इसका बढ़ जाएगा और ये नॉर्मल से थोड़ी दूर चली जाएगी, ठीक है. तो यही सारे रीजंस होते हैं, ठीक है. तो स्पीड ऑफ लाइट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ओके, दिस रिफ्रैक्शन जस्ट बेंडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है बेटे. यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यही कॉज है ना, इस तरीके से कॉज. अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके बारे में आप लोग जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में. तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक डच साइंटिस्ट थे स्नेल, ठीक है, उन्हीं के नाम पे उन्होंने ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिया. उन्होंने कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जितनी सारी ये सब रेज हैं वो सेम प्लेन पे हमेशा लाई करती हैं, ठीक है. ये पहला एक्सपेरिमेंट भी आप करेंगे तो आप यही चीज़ देखेंगे, ठीक है. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड जस्ट नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दूसरी चीज़ इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई. इन्होंने दिखाया कि जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को नापेंगे, मेजर करेंगे, है ना, उसके साइन को निकालेंगे, ठीक है, साइन की वैल्यू निकालेंगे, टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर करेंगे कि वो कितना आ रहा है, उसके साइन उस रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन की वैल्यू निकालेंगे, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो एक वैल्यू आएगी जो हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है. मीन्स वॉट एवर द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस to the angle of sine of refraction, if you divide it, if you find out the ratio, then one value will come and that value will be remains constant, okay. इसी constant value को कहा गया refractive index, ठीक है बेटे. एक चीज़ और, अब यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है कि इफेक्ट ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब यहाँ एक चीज़ हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं बेटे कि आप लोग शायद ये चीज़ नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं. क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं. एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जैसे जब भी हम लोग बात करते हैं वेव ऑफ लाइट की, जैसे पार्टिकल नेचर नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, वेव नेचर की बात कर रहे हैं कि लाइट ऑलवेज जस्ट बिहेव्स एज अ व्हेन द लाइट बिहेव्स एज अ जस्ट wave nature, then its particle nature remains inactive, so it will be okay. Dear student, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से वेव नेचर जब लाइट बिहेव करती है तो कुछ इस तरीके से. सपोज आप लोग देखेंगे कि दिस इज वेव नेचर, ओके. And in class 9, in previous classes we have studied that in any wave the upper topmost part is crest and this is trough. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है. तो ये जो क्रेस्ट है ना, क्रेस्ट के जस्ट यदि बात करें क्रेस्ट के इस मिडिल पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को, ठीक है, तो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड हो गया. और यहाँ से यहाँ तक कॉन्जिक्यूटिव टू क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होता है, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट का डिस्टेंस जो होता है वो जैसे
एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ, दिस इज़ वेवलेंथ, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ साइकिल है इन 1 सेकेंड, हाँ, दिस इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। ये जानना बेहद ज़रूरी था। तो एम्पलीट्यूड जो है वो और वेवलेंथ, ये दोनों मेजर करते हैं इसके डिस्टेंस को। मीन्स यदि वेव का डिस्टेंस कितनी ऊंचाई पे जा रहा है उसके प्रॉपर डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। कितना जा रहा है, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है उसको वेवलेंथ कहते हैं। और कितना ज़्यादा साइकिल्स है जस्ट कवरिंग इन 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या फ़र्क पड़ता है ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ स्पीड v वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब भी लाइट जब किसी मीडियम में चेंज करती है, अपने मतलब मीडियम में ट्रैवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड घटती है। और यदि इसकी स्पीड घटेगी, ठीक है, उसकी स्पीड जस्ट स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। दिस इज द इफेक्ट ऑफ just speed of light, means speed of light will decrease, okay. And what will be the effect of wavelength? If the speed of light will decrease, then obviously wavelength will also be decrease। दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी लाइट जो है अपने जस्ट एंटर करती है, मीडियम को चेंज करती है, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है डिक्रीज़ कर दी है। जो ही स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ करेगी तो उसका वेवलेंथ भी डिक्रीज़ होगा, और लेकिन फ्रीक्वेंसी पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पर, किस तरह का सोर्स है, ठीक है। यदि कलरफुल लाइट होगी तो कलरफुल यदि लाइट होगी तब उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब वाइट लाइट होगी तो उसके सोर्स पे ना, जस्ट सोर्स किस तरह का सोर्स है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। तो जब मीडियम में चेंज करती है तो सोर्स तो दोनों का समान होगा। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है रिफ्रैक्शन के केस में, उसमें क्या होगा, उस पर अनइफेक्टिव रहेगी, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। दूसरा प्रभाव पड़ता है आपका, यदि मान लेते हैं जस्ट टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई कि फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, इसलिए कोई उस पर रिफ्रैक्शन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट v in medium, the wavelength of light lambda in that medium and the frequency of light f are related with जस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट v बाई लैम्डा, दैट इज़ वेवलेंथ। सिंपली आप लोग ये याद रखेंगे कि इस रिलेशन से जस्ट जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो v बाई लैम्डा, लैम्डा इज़ अ वेवलेंथ and this is a velocity of light in medium, velocity of light in medium। so यहाँ पे हम लोग एक चीज़ याद रखें कि जिम ही वेलोसिटी जस्ट लाइट एंटर करती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट घटती है। इन द कॉन्ट्ररी ऑल्सो वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीजेज, दोनों घटती हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी घट जाती है मीडियम में, और वेवलेंथ भी घट जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, okay student, up to this level you just go through, okay, we will meet in the next video, just have it, thank you।